गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मुकेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्रिया शरीर डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल या क्रिया शरीर के प्रैक्टिकल की कि उसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिकल करना है पूरे फर्स्ट ईयर में। बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके सीसैम के अकॉर्डिंग सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल को रखा गया है। तो उसमें आपके दो टाइप के प्रैक्टिकल आ जाते हैं। एक आता है आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल, दूसरा आता है मॉडर्न प्रैक्टिकल। अब आपको देखना है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल में क्या करना है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद का सिलेबस है या आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आयुर्वेद में ही प्रैक्टिकल होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न प्रैक्टिकल भी करना है। मतलब आप मॉडर्न भी का भी प्रैक्टिकल करेंगे और आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल में क्या क्या है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल में सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ प्रकृति। अब असेसमेंट ऑफ प्रकृति तो आता है कि आखिर प्रकृति है क्या। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, प्रकृति के कितने भेद होते हैं, फिर उन सभी प्रकृतियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये सभी जो भी प्रकृति के लक्षण हैं वो सभी संहिताओं ग्रंथ में, संहिता के ग्रंथों में वर्णित है। फिर उनके आधार पे ही किसी व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण मिल रहे हैं, उसके आधार पे हम किसी का प्रकृति का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किस प्रकृति का होता है। तो भेदों के आधार पे वात प्रकृति का है या पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का, तीनों जो दोष की प्रकृतियां हैं उसमें एक रूप में मिल रही हैं, यानी कि सन्निपातज प्रकृति का है। तो उसके आधार पे हम प्रकृति का निर्धारण कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे कि प्रकृति का निर्धारण क्यों जरूरी है, तो उसका आपको इम्पोर्टेंस भी बताया जाएगा कि प्रकृति का निर्धारण करना क्यों जरूरी है। आपको बताया जाएगा कि प्रकृति के आधार पे ही हम किसी व्यक्ति का अगर आहार विहार डिसाइड करें, उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे व्यक्ति क्या होगा, जो कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमंच, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, वो स्वस्थ ही रहेगा। और जो विकारग्रस्त हो चुका है, जो डिजीज है, उसको क्या हो जाएगा, उसके डिजीज को क्योर कर दिया जाएगा इसके आधार पे। फिर दूसरा आ जाता है असेसमेंट ऑफ दोष। फिर असेसमेंट ऑफ दोष में आपको देखना है कि आखिर ये दोष क्या है, दोषों का निर्माण कैसे होता है, दोष की उत्पत्ति क्या है, दोष का परिभाषा क्या है। और इन दोषों का असेसमेंट हम दोषों के जो फीचर्स हैं, जो भी इनके सिम्टम्स हैं, उसके क्षय और वृद्धि के आधार पे करेंगे। फिर तीसरा आता है असेसमेंट ऑफ धातु। तो धातुओं का हम असेसमेंट कैसे करेंगे, जो भी हमारे शरीर में कितने प्रकार की धातुएं हैं पढ़ेंगे, उनका निर्माण कैसे होता है। फिर धातुओं की क्षय और वृद्धि के लक्षण क्या हैं, फिर उन क्षय वृद्धि के लक्षण के आधार पर हम क्या करेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे धातुओं का, कि किसी व्यक्ति में जो भी कोई मनुष्य है उसमें किस धातु का क्षय हो रहा है, किस धातु की वृद्धि है। फिर धातु और क्षय की वृद्धि को जान करके ही हम फिर उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। फिर आता है असेसमेंट ऑफ अग्नि। फिर अग्नि में क्या देखेंगे कि अग्नि कितने प्रकार का होता है, अग्नि है क्या, इसका महत्व क्या है, अग्नियों का क्या है, स्थान भेद से कितने प्रकार होते हैं, बल के भेद से कितने प्रकार होते हैं। फिर आता है असेसमेंट ऑफ कोस्ट। अब कोस्ट का असेसमेंट कैसे करते हैं, डिफिकेशन के बेसिस पे हम इसका कोस्ट का, अगर आयुर्वेद के भाषा में बोले तो विरेचन के आधार पे कोस्ट का हम असेसमेंट करते हैं कि कोई व्यक्ति मृदु कोस्ट का है, क्रूर कोस्ट का है या मध्य कोस्ट का है, उसका हम असेसमेंट करेंगे। फिर आता है असेसमेंट ऑफ सार। असेसमेंट ऑफ सार मतलब सार का परिभाषा पढ़ेंगे कि सार क्या होता है। तो आपको बताया जाएगा कि जो भी हम धातु पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ धातु, तो जो धातुओं का जो उत्कृष्ट भाग होता है या जो श्रेष्ठ पार्ट होता है वो क्या होता है, वो सार होता है। फिर उन सारों के भी अलग अलग, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति रक्त सार का है, रस सार का है या फिर आपका मेद सार का है, तो उसके लक्षणों के आधार पर हम बताएंगे कि वो किस सार वाला व्यक्ति है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ नाड़ी। असेसमेंट ऑफ नाड़ी में हम क्या करते हैं, हम पल्स चेक करते हैं या नाड़ी के आधार पे हम क्या करते हैं कि व्यक्ति कौन से प्रकृति का है ये भी बताया जाता है, या व्यक्ति अभी किस रोग से ग्रसित है ये भी बताया जाता है। जैसे आप लोग को हमेशा सुनने मिलता होगा कि एक नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी देखते हैं, नब्ज देखते हैं और नब्ज के आधार पर क्या बता देते हैं कि व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित है, जो भी रोगी है वो किस रोग से ग्रसित है उसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं नाड़ी चेक करके। फिर उसी को सिर्फ नाड़ी देख करके ही आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपका नब्ज देखते हैं, नाड़ी देखते हैं और आपको ट्रीटमेंट या डिजीज बता करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो हम असेसमेंट ऑफ नाड़ी देखेंगे। अब आप जो असेसमेंट ऑफ प्रकृति, दोष, धातु, अग्नि, कोष्ठ, सार और जो नाड़ी देख रहे हैं, इसमें जो दोष हो गया, धातु हो गया, अग्नि हो गया, ये सभी आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के ये जो सभी असेसमेंट अगर आप क्रिया शारीर में
फर्स्ट ईयर में ही कर लेते हैं तो आपको फाइनल ईयर तक काम आता है। या फिर आपको अगर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बनना है, एक वैद्य बनना है, तो आपको ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसी के आधार पे किसी व्यक्ति का प्रकृति जानना है। फिर प्रकृति जानने के बाद फिर उसमें दोष का निर्धारण करना है कि जब पेशेंट हमारे पास अभी आया है तो उसमें कौन से दोष की वृद्धि हो रही है या कौन से दोष का क्षय है। फिर आपको धातु बताना है कि किस धातु में विकृति है, क्योंकि धातुओं को आगे आपको बताया जाए 102 से भी बोला जाता है। दोष जो होते हैं इन्हीं धातुओं को दूषित करते हैं, इनके साथ मूर्छित होकर के मिल करके हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति करते हैं। फिर आपको अग्नि के बारे में बताया जाएगा कि अग्नि सम है कि नहीं, कि अग्नि विषम है, उसका डाइजेशन कैसा है। अगर अग्नि सम रहेगा तो आपको क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, कोई भी डिजीज नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी प्रकार के रोग होते हैं सभी रोगों की उत्पत्ति आचार्य वाग्भट ने मंदाग्नि से ही बोला है। तो अग्नि मंद या विषम नहीं होने देना है, आपको समाग्नि में ही शरीर को रखना है। फिर असेसमेंट ऑफ कोर्स से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति में डिफिकेशन या फिर जो पुलिस का वेग है सम्यक है कि नहीं है, तो उसके आधार पे भी हम आगे डिजीज को